आज हमारे देश भारत में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जैसे आईआईटी, जेएनयू, एएमयू, आईआईएम। लेकिन आज से हज़ारों साल पहले भारत के पास इससे भी भव्य विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिसमें लोग दूसरे देशों से भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ दुनिया भर के भाषाओं की पांडुलिपि होती थी। यहाँ जापान, चीन, ताइवान, तिब्बत, म्यांमार, ईरान, इराक और पर्शिया जैसे देशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। भारत में मुख्य रूप से 3 विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे: तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये तीनों आवासीय विश्वविद्यालय थे। इन विश्वविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका अनुमान लगाना भी कठिन है कि इसका निर्माण कब और किसने करवाया था, क्योंकि इसके करीब 10,000 से भी पुराना होने का अनुमान लगाया जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसे रामायण कालीन माना जाता है और कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के बेटे तक्ष ने इसकी स्थापना करवाई थी, लेकिन इसका सही सबूत नहीं मिलता। ये जगह अब पाकिस्तान में है। दूसरा विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। इसकी भी स्थापना का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, लेकिन जब बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया तब उस पर बहुत बाद में खोज हुई और उस खोज में कुछ मुद्राएं मिली, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि इसकी स्थापना 5वीं सदी के गुप्त साम्राज्य के शासक कुमार गुप्त ने की थी। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 7वीं सदी के अंत में करवाई थी। इसकी स्थापना बिहार राज्य के भागलपुर जिले में करवाई गई थी। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा के विकास के लिए भी बहुत काम किया था और 200 गाँवों को नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने दान में दे दिया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एक दूसरे के विश्वविद्यालय में पढ़ाने भी जाया करते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में लगभग 3,000 शिक्षक थे। यहाँ के छात्रों की संख्या लगभग 10,000 से ऊपर थी। उन सभी के लिए आवास भी बनवाए गए थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी भव्यता कैसी रही होगी। इसमें छात्रों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। लाखों की संख्या में विद्यार्थी यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देते थे। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन शास्त्र के अलावा अन्य विषयों पर भी शिक्षा दी जाती थी, जैसे तर्कशास्त्र, व्याकरण, तत्वज्ञान, न्याय, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, कला, वाणिज्य और इसके अलावा भी और भी बहुत तरह की शिक्षाएं दी जाया करती थी। इस विश्वविद्यालय में खास तौर पर तिब्बत के ज़्यादातर विद्यार्थी आते थे, क्योंकि पाल वंश के शासक धर्मपाल का तिब्बत के साथ अच्छे संबंध थे और धर्मपाल ने वहाँ एक समिति भी बनवाई थी जो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती थी। इस विश्वविद्यालय में उस समय के बहुत बड़े दार्शनिक और साहित्यकार भी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। उस समय के रक्षित विरोचन, ज्ञानपद, जेतरी, रत्नाकर, ज्ञानश्री, शांतिमित्र, ब्रज, अभयंकर और दीपकर ने भी शिक्षा ली थी। उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध साहित्यकार हुए दीपकर। उन्होंने 200 से ज़्यादा ग्रंथों की रचना की। वह भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 12वीं सदी के आसपास तुर्की मुसलमानों का आक्रमण भारत पर हुआ और उसमें मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी भारत आए, जो कि मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के आसपास के इलाकों को जीतना शुरू किया तथा बिहार और बंगाल को जीतने के लिए बख्तियार खिलजी को नियुक्त किया गया और 1203 ईस्वी के आसपास जब वो बिहार को जीत रहा था तब उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बाद में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव के ऊपर मिट्टी भर गई और वहाँ खेती होने लगी, लेकिन 1960 के आसपास वहाँ कुछ खंडन होने के प्रमाण मिले और पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई की। तब यहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय के खंडहर मिले, लेकिन अब भी बहुत सारे इलाके मिट्टी में दफन हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बख्तियार खिलजी जब बीमार पड़ गया तब दूर दूर से हकीम बुलाए गए, परंतु उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसके मुलाजिमों ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार दिखाने की सलाह दी। लेकिन खिलजी इस्लामिक कट्टरवादी था, इसलिए वो वहाँ इलाज नहीं करवाना चाहता था। उसे लगता था कि इतने दूर दूर से आए हकीम उसका इलाज नहीं कर पाए तो ये बौद्ध भिक्षु उसका क्या इलाज कर पाएंगे। फिर भी जब उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य राहुल शीलभद्र को वहाँ बुलाया गया। तब उनके समक्ष खिलजी ने ये शर्त रखी कि मुझे तुम्हें ठीक करना है, लेकिन तुम्हारी दी गई कोई भी दवा का सेवन मैं नहीं करूँगा। राहुल शीलभद्र वहाँ से चले गए और दूसरे दिन फिर खिलजी के यहाँ आए और खिलजी को कुरान की किताब दी और कहा कि इसे दिन में 2 बार पढ़ना है जब तक कि आप ठीक नहीं हो जाते। बख्तियार खिलजी ने वैसा ही किया
और एक सप्ताह के अंदर ही ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि राहुल शीलभद्र जी ने कुरान की किताबों के पन्ने के किनारे पर दवा का लेप लगा दिया था, जिसे खिलजी ने थूक लगाकर पढ़ा, क्योंकि खिलजी को थूक लगाकर पढ़ने की आदत थी। दवा अंदर गई और वो ठीक हो गया। खिलजी बहुत क्रोधित हुआ कि कैसे एक बौद्ध भिक्षु इस्लाम से आगे है। उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार भी जोरों शोरों पर था, इसलिए खिलजी ने इस्लाम के प्रचार को बढ़ाने और बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए बौद्ध धर्म के केंद्र को नष्ट करने का विचार सही समझा। उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया, जिसमें करोड़ों पांडुलिपि और किताबें जल गई, और उसके साथ ही वहाँ के विद्यार्थी तथा आचार्य को भी जिंदा जला दिया गया। आज भी आप विक्रमशिला के खंडहर को देख सकते हैं और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी भव्यता क्या होगी। करीब 100 एकड़ में ज़्यादा फैले हुए इस विश्वविद्यालय में पीने के लिए भी कई कुएं थे, जो आकार में छोटे लेकिन काफ़ी गहरे होते थे। कुछ कुएं आज भी हैं। 10 से 12 फीट मोटी दीवारें थी। एक सिंगल पत्थर की काफ़ी ऊंचे पिलर थे। इस 9 मंजिला भव्य इमारत को बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। अगर उस समय इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त नहीं किया गया होता तो यह आज दुनिया के अजूबों को टक्कर दे रहा होता।